मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड आगमन को लेकर अब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड दौरे को लेकर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला, जो कि काफी गदगद और उत्साहित नजर आए। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का जो उत्तराखंड देवभूमि का दौरा है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार कृषि और बागवानी को लेकर कई कदम उठाने की बात राज्य सरकार कर रही है। तो अब ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहां पर मंथन किया जाएगा। मुलाकात के बाद आने वाले समय के लिए रीति नीति तैयार की जाएगी, न सिर्फ चुनाव के लिहाज से, बल्कि यहां पर यह भी बताया जाएगा कि कैसे अब लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे लोगों को यह बताया जा सकता है कि वो खेती और कृषि में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और उसी को लेकर यह माना जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो उत्तराखंड देवभूमि का दौरा है, ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनका पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया, उनका भव्य स्वागत किया गया, अगवानी की गई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता, बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, जहां हल्द्वानी में सरकारी राशन पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। सरकारी गोदामों पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। चावल के 2 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जहां कमलुवा गांजा मंडी गोदाम में रेड मारी गई है। राशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां दोषियों पर एफआईआर की तैयारी है। ठेकेदार सप्लायर पर अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर, हल्द्वानी में सरकारी राशन पर यह बड़ी रेड, बड़ा एक्शन, जहां सरकारी गोदामों पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही चावल के 2 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। और आपको बताते चले कि आगे भी प्रशासनिक अमला इस तरह से कई गोदामों पर, कई मंडी पर रेड मारता हुआ नजर आएगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। राशन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते चले कि जो राशन यहां पर गरीब लोगों को दिया जाता है, जो राशन यहां पर उपभोक्ता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन उनको जागरूक कर देने वाले भी है कि कैसे मौके पर पहुंचकर अगर आपको लगता है कि घटिया सामग्री, घटिया यहाँ पर चावल या फिर घटिया गुणवत्ता वाले कुछ भी आपको परोसा जा रहा है, तो तुरंत खाद्य विभाग से उसकी सूचना यहाँ पर दी जाए, ताकि मौके पर पहुंचकर वो सैंपल ले सके और उसकी जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि हल्द्वानी में लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आती, जो प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राशन में मिलावट हुई है, इस तरह का यहाँ पर जिक्र किया गया। डीएम के आदेश पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई लगातार अलग अलग जिलों, मंडी में यहाँ पर लगातार जारी है। और ऐसे में जो तस्वीर आप तक साझा कर रही हूँ, उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो चावल है उसका सैंपल लिया गया, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई, जो रिपोर्ट्स यहां पर सामने आई, जब टेस्ट किया गया, तो ये पाया गया कि घटिया गुणवत्ता का ये चावल है। और अगर ऐसे में ये चावल कोई खा भी रहा है, राशन उपभोक्ता, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, जिसकी वजह से स्थिति आने वाले समय में बेहद ही व्याकुल हो सकती है। सरकारी चावल में मिलावट का यहां पर शक जताया जा रहा है और राशन में मिलावट को लेकर यह आश्वस्त किया गया कि आगे भी इस तरह की छापेमार कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। तो देखिए, हल्द्वानी से खबर, जहां राशन में मिलावट पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब डीएम की तरफ से आदेश दिया गया था ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई का, जिसको लेकर कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां राशन गोदाम पर प्रशासन की ये रेड की तस्वीरें, जहां पर सरकारी चावल में मिलावट का शक यहां पर पाया गया और उसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। साथ ही हरिद्वार के ज्वालापुर मार्ग स्थित श्रीजी वाटिका में संत समाज की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय चुनाव कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के गायन के साथ हुई, जहां आयोजन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु स्वामी रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत कई बड़ी संख्या में संत, महात्मा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर श्रीजी वाटिका में विशेष तैयारियां की गई और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही यातायात व्यवस्था पर भी विशेष फोकस रखा गया। कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा और इसके विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर कहा है कि राज्य में चारधाम यात्रा ने एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया और आगे लिखा कि राज्य में चारधाम यात्रा ने एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। यात्रा के 125 दिनों में अब तक 48,04,897 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 5,22,634 से भी ज्यादा है। इस बार यमुनोत्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6.68 लाख के पार पहुंच गई। वहीं बद्री केदार का अगर हम जिक्र करें तो बद्रीनाथ धाम में 16.54 लाख, केदारनाथ धाम में 14.65 लाख और गंगोत्री धाम में 7.47 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। सरकार के मुताबिक चारधाम यात्रा में बढ़ता हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा देवभूमि के प्रति देश भर की आस्था को दर्शाता है। बेहतर यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आस्था को यात्रा की सफलता का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। साथ ही रुड़की में आयोजित उत्तराखंड एनईपी कॉन्क्लेव 2026 में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालयों से एनईपी 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और उद्योग की जरूरतों को और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालयों में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के साथ ही उद्योगों के साथ एमओयू पर छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने पर फोकस किया गया। साथ ही कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने एनईपी के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर प्रस्तुतिकरण भी पेश किया है। वहीं देहरादून में एसआईआर को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इस दौरान एसआईआर की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई और राजनीतिक दलों से सुझाव भी लिए गए। बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट रोल में शामिल कुल 71 लाख मतदाताओं में से अनमैप्ड और विसंगति वाले 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 15 लाख से ज्यादा नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है। साथ ही अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया नियम अनुसार और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। प्रक्रिया की निगरानी के लिए 9 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर अधिकारीगण मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बीएलओ लगातार घर घर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और इसके साथ ही फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से चीजों को सुनिश्चित किया जाए। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी सामने ना आने पाए, क्योंकि अभी लाखों की संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म अभी फिल करके दिया भी नहीं बीएलओ को, और उसकी शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है। और राज्य सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से लगातार ये समझाया जा रहा है कि जो फॉर्म आपके पास बीएलओ की तरफ से दिए गए हैं उसको फिल करके आप तुरंत अधिकारियों गणों को दे दिए। देहरादून में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाती हुई शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री और एसआईआर प्रभारी तरुण बंसल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और असामाजिक तत्व बूथ स्तर पर बीएलओ और बीजेपी के बीएलए 2 को धमका रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मतदाता सूची में 2 जगह नाम मृत या फिर स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जैसी आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि पारदर्शी और निष्पक्षता तरीके से त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। तो अब इस पूरे मसले पर जोरदार तरीके से सियासत भी हो रही है, जहां बीजेपी आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग से मिलती हुई नजर आई है और मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया और कांग्रेस पर आरोप मढ़ा गया
गया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न नहीं कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है इसमें किसी तरह का घोल हो, कोई घपला हो और ऐसे में सही तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न ना होने पाए और एकमात्र वजह यही जिसमें मृत और स्थानांतरित का ऑप्शन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और कांग्रेस पर बीएलओ को धमकाने और बीएलए 2 को भी धमकाने का आरोप यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया। अब तरुण बंसल ने सीईओ से मुलाकात की है और लगातार यहां पर एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी एसआईआर की प्रक्रिया में खलल डाल रहा है और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जहां कांग्रेस पर बीएलओ को धमकाने का एक गंभीर आरोप तरुण बंसल की तरफ से लगाया गया। एसआईआर का बहुत महत्वपूर्ण है काम और बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर भी है। जो हमारे नोटिस सर्व हुए थे उसके सापेक्ष डॉक्यूमेंट लेके हमारी जो सुनवाई चल रही है ईआरओ और एईआरओ लेवल पे, यानी तहसीलदार, एसडीएम और एईआरओ, जो हमने अपने वीडियोस को भी कहीं पे बनाया है कार्य को देखते हुए। यह कार्य 31 अगस्त तक पूरा होगा। तीनों विधानसभाओं में लगभग 65 से 70% काम पूर्ण हो चुका है। नोटिस की सुनवाई में मुख्यतः जो डॉक्यूमेंट देने हैं, तो 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी से जुड़े हैं किसी भी व्यक्ति की, जिसकी 2003 और 2000 जो अभी वर्तमान में एसआईआर हो रहा है तो उसमें निर्वाचन नामावली में किसी भी देखिए हमारे जनपद में और उत्तराखंड राज्य में जो जनगणना का प्रथम फेज था जिसमें हाउस लेवल सेंसस होनी थी, वो हमने अप्रैल मई माह में किया। उसके उपरांत अभी हमारे जो हिमाच्छादित गांव है उसमें जोशीमठ तहसील के 23 गांव हैं और चमोली के 2 गैर आबाद गांव हैं। इनमें जनगणना का द्वितीय चरण, जिसको पीई कहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है, यह सितंबर माह में होना प्रस्तावित है। 1 सितंबर से 30 सितंबर को किया जाएगा। उसका साथ ही हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आज मुल्तानी संस्कृति और गंगा भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला है, जहां 116वें मुल्तान जोत महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ दूध की होली खेली है और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां तमाम श्रद्धालु गण मौके पर पहुंचे। इस दौरान हर की पौड़ी मुल्तानी रंग में रंगी हुई नजर आई है। आयोजन के माध्यम से आपसी भाईचारे, सुख, शांति, समृद्धि, मां गंगा की स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। बताया जा रहा है कि इस परंपरा की शुरुआत 1911 में मुल्तान निवासी लाला रूपचंद द्वारा गंगा में जोत प्रवाहित करने से हुई थी। आज यही परंपरा 116वें मुल्तान जोत महोत्सव के रूप में आगे बढ़ रही है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान मां गंगा के साथ दूध की होली खेली, आपसी भाईचारे का संकेत दिया और इसके साथ ही ये इस चीज का भी ऐलान किया गया कि आने वाले समय पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा इन लोगों की तरफ से भी, जिसमें प्रशासनिक अमले से भी अपील की जाएगी वो भी अपना योगदान दे और मां गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रण लिया जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि साल 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब यहां पर दूध प्रवाहित किया गया था मां गंगा में और 116वें मुल्तान जोत महोत्सव का ये आयोजन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दूध की होली से स्वच्छता का संदेश यहां पर श्रद्धालुगण और तमाम जो साधु संत पहुंचे हुए थे उन्होंने दिया, आपसी भाईचारे का संकेत दिया है और आपसी भाईचारे के साथ साथ बकायदा यहां पर प्रण लिया गया है मां गंगा की स्वच्छता का। आने वाले समय पर लगातार पर्यटकों से भी अपील की जाती है कि अगर वो हर की पौड़ी पर आ रहा है, हरिद्वार आता है, हरि की नगरी में जब आस्था की डुबकी लगाता है तो इस दौरान वो ध्यान रखे कि कोई भी कूड़ा करकट वहां पर न छोड़े। इसको लेकर विशेष अभियान भी चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से इस तरह की लापरवाही देखने को मिल पाती है। लेकिन अब एक विशेष अभियान चलाने की बात यहां पर कही जा रही है 116वें मुल्तान जोत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान। अब बात रुड़की की करते हैं, जहां अमन हत्याकांड के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। देर रात कोतवाली रुड़की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगला इमरती के पास बाइक सवार 3 संदिग्धों को घेरने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद भी पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रुड़की अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में घायल आरोपी ने कथित तौर पर अमन हत्याकांड में 3 लोगों के शामिल होने की बात बताई है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है और कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। अमन हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना क्षेत्र में नागराम जो कल
एक ब्रूटल मर्डर हुआ था अमन का, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी टीमें लगातार गश्त रखी और अभी थाने को एक सूचना मिली थी वो जो कल के थे वो अपने घर के आसपास कहीं आए हुए हैं, तो हमारी टीम ने तुरंत मूव किया कि करीब 2 बजे के आसपास टंडीगढ़ और नगला इलाके के बीच में एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रुकने को बोला तो रुके हैं, उनका पीछा किया तो आगे जाके जब इनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस के टीम पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है जो अभी सौरभ के नाम से हॉस्पिटलाइज है, घायल के तौर पर उसको लाएगी। साथ ही मसूरी में शनिवार देर रात करीब 3 बजे माल रोड पर एक सूखा पेड़ अचानक से टूट जाता है और होटल सूर्य किरण की छत पर गिर जाता है। आपको बता दें कि पेड़ पहले माल रोड की एंटीक रेलिंग से टकराया और फिर होटल की छत पर जा गिरा। हादसा रात में होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि उस समय माल रोड पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा कम थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कटर से पेड़ को काटकर सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हुआ। आपको बता चले कि पेड़ गिरने से होटल की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और नीचे खड़ी जो गाड़ियां थी और उसके साथ ही अन्य सामान उसको भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने माल रोड और मसूरी के अन्य इलाकों में सूखे और जर्जर पेड़ों को चिन्हित कर हटाने की मांग की है। नगर पालिका के मुताबिक पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति मांग की गई है। मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड पर भूस्खलन के चलते बाइक का बड़ा हिस्सा एक बार फिर से धंस गया, जिस वजह से कुछ समय के लिए दोनों तरफ यातायात पूरी तरह से ठप रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जहां करीब 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने मलबा हटाया और रास्ते को एक तरफ से सुरक्षित खोल दिया गया। अब ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पानी वाले बैंड पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण की गुणवत्ता से भी किसी तरह समझौता नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि लापरवाही या फिर अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, भूस्खलन आने से एक तरफ का जो पूरा रास्ता है वो बाधित हुआ, जिसकी वजह से आवाजाही में पर्यटकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और मुस्तैदी के साथ जो मलबा यहां पर भूस्खलन की वजह से गिरा हुआ था उस मलबे को साफ किया गया और एक साइड का जो रास्ता है वो आवाजाही के लिए वापस से शुरू किया गया, जिससे राहगीर पर्यटकों के चेहरे तो खिले हुए नजर आए। लेकिन लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से भी पर्यटकों को अपील की जा रही है कि अगर वो घूमने फिरने के यहां पर लिहाज से उत्तराखंड देवभूमि का रुख कर रहे हैं तो पहले वो मौसम की अपडेट लें। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए। अभी कम से कम 20-25 लेबर नीचे काम कर रही है और सूखे कुत्तों से उसको बढ़ के ट्रैफिक 2 या 3 घंटे में चालू हो जाए। और लेकिन मैं ये भी बात कहूँगा कि इस सारे एरिया का इस पूरे क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और यहाँ बार बार लैंडस्लाइड जोन यहाँ पर इस एरिया में बन चुके हैं कि अभी हाल ही में एक पुस्ता कंप्लीट हुआ था और अभी नया पुस्ता तैयार हो गया। इसके जस्ट ऊपर जो रोड घूम के जाती है वहाँ भी कई जगह रोड में तो अभी इसमें जल्दी ही प्रशासन को कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए कि किस एरिया बिल्कुल, ये आज सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि पानी वाले बेंड से कुछ ऊपर जाकर के फिर से एक रोड का एक पोर्शन है वो चला गया है, जिस क्रम में मार्ग को वन वे कर भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में निर्देश जो है संबंधित थाना अध्यक्षों राजपुर तथा मसूरी एवं सीओ साहब को बता दिए गए हैं और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया काम तत्काल स्टार्ट करें। वो स्टार्ट हो भी गया है काम, बट स्टिल उसमें थोड़ा सा जो पुष्टा बनाने में समय लगेगा। राज्य में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अब देहरादून के टपकेश्वर में बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर पहुंच गई है। नदी का तेज बहाव और उठती लहरें रौद्र रूप दिखा रही हैं, जहां तमसा नदी का बढ़ता जलस्तर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के असर को साफ तौर पर दिखा रहा है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के लोगों से सावधानी बरतने और नदी के पास न जाने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो तमसा नदी का जो जलस्तर है वो इस वक्त उफान पर है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़
बढ़ रहा है, चेतावनी रेखा को कभी भी पार कर सकता है। ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार अपील लोगों से की जा रही है कि तमसा नदी के किनारे जो बसे हुए हैं सबसे पहले तो अपना सामान बांध ले और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, और इसके साथ ही तमसा नदी के आसपास कोई ना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं चमोली के ज्योतिर्मठ में अतिवृष्टि के दौरान तमक नाले में आए तेज पानी और मलबे की चपेट में आकर लापता हुए सीमा सड़क संगठन के चालक हवलदार पंकज रुधौला का शव 12 दिन बाद अब जाकर बरामद हुआ। आपको बता दें कि 10 अगस्त को ग्राम लोंग सेगड़ी के पास हुए हादसे के बाद चमोली पुलिस, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन और गढ़वाल राइफल्स की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही थी। तमक नाले से लेकर नदी किनारे तक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया। इस दौरान सर्च एंड रेस्क्यू डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद भी ली गई। लगातार 12 दिनों की तलाश के बाद धौली गंगा नदी के किनारे भला गांव के पास पंकज रुधौला का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पुलिस ने जरूरी वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो हाल फिलहाल में एक बड़ा यहाँ पर आपदा आई थी, जिसके बाद यहाँ पर हवलदार पंकज रुधौला लापता बताए जा रहे थे, लेकिन 12 दिन तक लगातार रेस्क्यू टीम उनकी तलाश करती रही, लेकिन 12 दिन बाद उनका शव अब जाकर बरामद हुआ है। अब ऐसे में उनके परिजनों को इतला कर दिया गया, जानकारी दे दी गई और शव भी सुपुर्द कर दिया गया। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।